तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 106 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारी आरू होती है, जब वो क्रिस्टल से मिलती है तो उसको उसकी औकात का अंदाजा हो जाता है। आरू को जो खुद पे अपने सेलिब्रिटी होने का घमंड होता है, उसका वो घमंड भी टूट जाता है। इसलिए वो रोते रोते जिन पार्क को कॉल करती है और कहती है, डार्लिंग तुमने जो बोला था चलो वो करते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो आरू होती है वो पीटीजे कंपनी के सीईओ के पास जाती है और उसको कहती है कि मुझे एक घर खरीदना है, इसलिए मुझे 1 मिलियन रुपए चाहिए, यानी कि $1 मिलियन चाहिए। इसके बाद जो सीईओ होता है वो कहता है कि क्या 1 मिलियन, लेकिन हमने तुम्हें पहले से एक घर रहने के लिए दे रखा है। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, अच्छा तो तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, देखो मैं फ्यूचर में वैसे भी उतने पैसे कमा लूंगी, तो तुम मेरे साथ एड शूट करके वो पैसे कमा सकते हो। अगर तुम मुझे अभी पैसे देते हो तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कर दूंगी, और तुम्हें भी पता है $1 मिलियन मैं फ्यूचर में आराम से कमा लूंगी। अगर तुम मुझे एडवांस में $1 मिलियन दे देते हो तो इससे तुम्हारी कंपनी को ही फायदा है, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए कई सारे एड शूट करूंगी उसके बदले में। तो यार, इसके बाद जो पीटीजे कंपनी का सीईओ होता है वो आरू को $1 मिलियन दे देता है। इसके बाद जो आरू होती है वो उस जगह पे पहुंचती है जहां पे वो अब अपनी एक नई कंपनी खोल रही होती है। हम देखते हैं जहां पे आरू की कंपनी का काम चल रहा होता है वहां पे जिन पार्क पहले से मौजूद होता है। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, हे बेब सब कैसा चल रहा है। इसके बाद जिन कहता है, ओ तुम आ गई, आओ यहाँ पे बैठ जाओ। इसके बाद जो जिन होता है वो आरू को एक चेयर देता है स्पेशल सी बैठने के लिए, जो जर्मनी से मंगाई होती है स्पेशली। इसके बाद जिन पूछता है, तो ये कैसी है। इसके बाद आरू वही लड़कियों वाला ड्रामा करती है, ओ ये बहुत स्वीट है। जिन कहता है, इस चेयर के ऊपर तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। इसके बाद आरू कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेब्स। और यार, जो आरू होती है ना वो इस कंपनी की मालिक होती है, यानी सीईओ होती है। इस कंपनी का नाम भी आरू एंटरटेनमेंट होता है। इस कंपनी में आरू के शेयर्स 100% होते हैं। इसके बाद आरू कहती है, हमारी इस नई कंपनी के बारे में हम जल्दी ही न्यूज में भी अनाउंस कर देंगे। डियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद जिन कहता है, तुम्हें पता है हमारे पास एक बहुत ही अच्छा काम आया है करने के लिए। इसके बाद आरू कहती है, क्या सच में। तो यार, इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं, जिस वक्त जो जिन होता है उसे आरू से मिले हुए 6 महीने हो चुके होते हैं। जिन दारू पीते पीते आरू को कहता है, आरू वो कंपनी छोड़ दो और हम दोनों अपनी एक नई कंपनी शुरू करते हैं। तुम वहाँ पे जितना कमाती हो उसका 70% तो वही रख लेते हैं। ये क्या पैसों की बर्बादी है। इसके बाद आरू कहती है, हाँ लेकिन मेरा टाइम अभी वहाँ बाकी है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। इसके बाद जिन कहता है, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें लीगली उस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद $1 मिलियन तुम मिलाना और एक मैं, और हम दोनों अपनी एक नई कंपनी खोलेंगे और उसके सारे के सारे शेयर्स तुम अपने पास रख लेना। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है कि क्या सच में तुम सारे के सारे शेयर्स मुझे दे दोगे। इसके बाद जो जिन होता है वो कहता है, मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता था, लेकिन मैं अब तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, तो इसलिए मैं सारे के सारे शेयर्स तुम्हें दे दूंगा। और यार, इसके बाद जो आरू हरामी होती है अपने मन में सोच रही होती है, यस मेरा तो जैकपॉट लग गया। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, लेकिन मेरे पास अभी $1 मिलियन नहीं है। इसके बाद जिन उसको एक सुझाव देता है। जिन कहता है, तुम अपने पीटीजे कंपनी के बॉस से $1 मिलियन मांग लो और कहो कि बदले में तुम उस कंपनी में लंबे समय तक काम करोगी। इसके बाद आरू कहती है, लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो मुझे उस कंपनी में और ज्यादा लंबे समय तक रहना पड़ेगा। इसके बाद जिन कहता है, अगर तुमने एक बार अपनी कंपनी खोल दी तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा होगा कि तुम उस कंपनी को, पीटीजे को आराम से छोड़ सकोगी। जो भी फाइन वगैरह तुम्हें पड़ेगा तुम उसको आराम से भर दोगी। ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन यार, जिस समय जिन ने आरू को ये बात कही होती है ना, उस समय उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले। लेकिन अभी जब वो क्रिस्टल से मिली होती है ना और उसकी बहुत ही बुरी वाली बेइज्जती हुई होती है,
तो गुस्से गुस्से में अब उस पे हिम्मत आ जाती है इतना बड़ा फैसला उठाने की। आरू अपने मन में सोच रही होती है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बेकार है। मुझे ये बात रियलाइज हो चुकी है कि अभी भी मैं बहुत ही नीचे हूँ, मैं अभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। मैंने कामयाबियों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपने प्यार को, अपने दोस्तों को, सबको धोखा दिया। इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे और ज्यादा ऊंचाइयों में जाना पड़ेगा, मुझे और ज्यादा सक्सेसफुल बनना होगा। और यार इसी के बाद जो आरू होती है उसने जिन को रोते रोते कॉल करा होता है और कहा होता है अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे जैसा कि तुमने मुझे पहले कहा था। इसके बाद हम देखते हैं पीडीजे कंपनी में बातें चल रही होती हैं, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हे तुमने ये देखा, जो आरू है उसने अपनी एक नई कंपनी खोल ली है। दूसरा बंदा कहता है, क्या उसको कंपनी से निकाल दिया गया है? जिसके साथ आरू ने नई कंपनी खोली है वो तो हमारे बॉस का एक दोस्त है ना? तो यार जैसे ही आरू ने अपनी नई कंपनी खोली होती है ना, तो आरू की कंपनी धीरे धीरे काफी ज्यादा फेमस होने लगती है। और जैसे जैसे आरू की कंपनी और ज्यादा फेमस हो रही होती है वैसे वैसे पीडीजे कंपनी की इमेज डाउन हो रही होती है। मतलब कि आरू के नए कंपनी खोलने की वजह से पीडीजे कंपनी को नुकसान हो रहा होता है। और पीडीजे का कंपनी का सीईओ अभी ये बात कर रहा होता है अपने कुछ साथियों के साथ कि अब क्या फैसला लिया जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लास सी के बंदों को। ओलिवर बाकियों को कहता है, क्या तुमने सुना आरू के बारे में न्यूज? आरू के नई कंपनी खोलने की वजह से यहाँ ऑफिस का माहौल बहुत ही बेकार हो रखा है। लेकिन खैर जो भी हो, हमें अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। और यार हम देखते हैं क्लास सी के बंदों के साथ हमारा वास्को भी होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल वास्को यहाँ रोज मेरे साथ क्यों आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डीजी को, जो क्रिस्टल से अभी बात कर रहा होता है। डीजी कहता है, आरू और कुछ स्पॉन्सर्स ने मिलके एक कंपनी खोली है। इस वजह से जो पीडीजे कंपनी में मेरे शेयर्स थे वो भी काफी ज्यादा गिर चुके हैं और इससे मेरी खुद की इमेज में भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, क्या तुम्हारा मतलब उसी आरू से है जिससे मैं मिली थी? क्या उसको स्पॉन्सर्स मिल गए? और यार जिसको स्पॉन्सर्स मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो आपको पैसे देते हैं। और आरू का जो स्पॉन्सर होता है वो और कोई नहीं बल्कि जिन पार्क होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहीं बगल में डीजी के हमारा गन भी होता है। इसके बाद गन कहता है, जिन पार्क वो एक बहुत ही पावरफुल लुटेरा है, इस दुनिया में उसकी अच्छी खासी पहचान है। और यार क्योंकि पीडीजे कंपनी में हमारे डीजी के भी शेयर्स होते हैं, इसलिए डीजी कहता है, क्योंकि बात अब मेरी कंपनी में आ गई है इसलिए मुझे इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और गन और क्रिस्टल हैरान हो जाते हैं कि आखिर डीजी करेगा क्या। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है आरू की कंपनी, जहाँ पे अभी शूट की तैयारी चल रही होती है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो आरू को कहता है, आरू तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। इसके बाद आरू कहती है, अभी हमारी कंपनी का पहला शूट है इसलिए मुझे तैयारी करनी होगी कुछ। इसके बाद जिन पार्क कहता है, आज हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग और स्टाफ आए हैं जो मेरे दोस्त हैं उनको हाय कहो। आरू कहती है, वो तुम्हारे काफी सारे कनेक्शंस हैं। इसके बाद जो जिन होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इस कंपनी का मैनेजर जो हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जिन पार्क के सामने 2-3 बंदे सर झुकाए खड़े हुए होते हैं और जिन उनको कह रहा होता है, आज के दिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है। और यार जो आरू होती है उसको अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जोश आ रहा होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है, अब मैं कामयाबियों की ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगी। इसके बाद एक बंदा होता है वो आरू के पास आता है और आरू को कहता है, हेलो आरू, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ और मैं जिन का एक दोस्त हूँ। आरू कहती है, ओ हेलो सर। इसके बाद ये बंदा कहता है, मैं आज के शूट को बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं इस चीज में बहुत ही अच्छा हूँ, मुझे इस चीज में महारत हासिल है। तो क्या अब हम अपना शूट शुरू करें? इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, हाँ बिल्कुल। और अपने मन में सोच रही होती है, यहाँ पे मेरा कोई स्टाइलिस्ट भी नहीं है और कोई मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं है, बिना इनके ही हम शूट शुरू कर देंगे। और यार आरू अभी हैरान होकर अपने मन में ये भी सोच रही होती है कि आज का जो सेट है वो काफी ज्यादा सस्ता लग रहा है और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि ये जो सूट है वो किस तरह का होगा। क्या इन्होंने मेरे पैसे इस कंपनी के जो बाकी के प्रोडक्शन है उसके ऊपर लगा दिए हैं? खैर जो भी हो, मुझे तो पैसों से मतलब है, मुझे बस पैसे मिलने चाहिए। इसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो कहता है, तो चलो शुरू करते हैं।
आज का नंगा नाच। इसके बाद आरू हैरान होके कहती है क्या नंगा नंगा नाच, व्हाट द फक। अरे यार आपको बता दो, ये जो नंगा नाच है ना, असल में ये है न्यूड शूट, लेकिन मैं इसको नंगा नाच ही कहूंगा। इसके बाद जो आरू होती है वो जिन को कहती है, हे बेब, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमें नंगा नाच शुरू करना है। क्या ये सही कह रहा है? इसके बाद जो जिन होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल, ये हमारे काम का एक हिस्सा है, इससे हम मिलियंस में डॉलर कमाएंगे। और यार जो जिन होता है ना, वो बाहर जाने के दरवाजे को लॉक कर देता है। इसके बाद जो आरू होती है वो हैरान होके कहती है, हे ये सच में मजाक है ना? तुमने कहीं कैमरे छुपा रखे हैं ना? मुझे ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता है ना? ये सब कुछ मजाक चल रहा है ना? इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, क्या हिडन कैमरास? तुझे लग रहा है ये मजाक चल रहा है, कुतिया कहीं की? तू कमीनी कहीं की, तुझे मेरे पैसे उड़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्या तुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता? तू और लड़कों पे भी लाइन मारती रहती है। और जो आरू होती है वो कहती है, डार्लिंग, नहीं ऐसा नहीं है। तो तुमने ये कहाँ सुना? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन तभी यार इसके बाद पीछे से आरू का मैनेजर आता है और वो आरू को पकड़ लेता है और कहता है, चुप हो जा कुतिया, तुझे क्या लगता है बॉस ने मुझे तेरा मैनेजर क्यों बनाया है? मुझे उन्होंने तेरा मैनेजर इसलिए बनाया है ताकि मैं तेरे ऊपर नजर रख सकूं। तेरे लिए काम करते वक्त मुझे अपना ये जबड़ा भी तुड़वाना पड़ा था। और यार जो आरू का मैनेजर होता है उसने अभी आरू को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ होता है और आरू ऐसे कर रही होती है, कोई इसको रिपोर्ट करो। और यार यहाँ पे जितने भी स्टाफ के मेंबर होते हैं ना, वो सब भी जिन पार्क के साथ मिले हुए होते हैं। और जो आरू होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये सब के सब मिले हुए हैं। इसके बाद जो आरू होती है वो गुस्से में कहती है, तो तुम्हें लगता है मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी? ये एक क्राइम है, गैंगस्टर कहीं के। इसके बाद यहाँ पे पीडीजे कंपनी का मालिक आता है और वो कहता है, क्राइम? तुम्हें रूल एंड रेगुलेशंस की इतनी ज्यादा परवाह है? अगर ऐसी बात है तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो तुमने मुझसे $1 मिलियन लिए हैं वो मुझे वापस कर दो। तुझे अभी भी लगता है मैं कोई मामूली इंसान हूँ? तुझे लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? जिन और मैं दोनों सगे भाई हैं और अब तो तेरी वाट लगने वाली है। और यार जो आरू होती है ना, अभी बहुत ही ज्यादा सदमे में होती है। वो कह रही होती है, तो तुम दोनों आपस में मिले हुए हो? और यार असल में जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है और जिन पार्क होता है ना, उन्होंने ये प्लान इसलिए बनाया होता है क्योंकि जो आरू होती है ना, वो इनके हाथ से निकले जा रही होती है। आरू जिन पार्क के साथ भी लॉयल नहीं रहती। आरू सोचती है कि वो जिन पार्क का यूज कर लेगी आराम से, लेकिन यार जो जिन होता है ना, उसको सब कुछ पता होता है कि आरू क्या कर रही है। इसके बाद जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है वो कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने तुझे $1 मिलियन दे रखे हैं और मैंने जो तुझे $1 मिलियन दे रखे हैं उसमें से तू एक पाई, एक सिक्का भी नहीं ले पाएगी। इसके बाद जो आरू होती है वो जिन पार्क को कहती है, लेकिन इस कंपनी में $1 मिलियन तुमने भी इन्वेस्ट करे हैं। और यार जो जिन पार्क होता है ना, उसने $1 मिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट तो करे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मजेदार बात ये होती है कि ये जो पूरी की पूरी कंपनी होती है ना, ये आरू के नाम पे होती है। और अभी जो ये आरू का न्यूड शूट कर रहे हैं, अगर आरू इसको कैंसिल कर देती है तो आरू को फाइन के तौर पे $2 मिलियन देने पड़ेंगे। जिन पार्क आरू को कहता है, तुझे क्या लगता है मैंने तुझे इस कंपनी का सीईओ क्यों बनाया? इसका कोई रीजन तो होगा ही। और यार इस वक्त जो आरू होती है उसके सामने 2 सिचुएशंस होती हैं, या फिर वो ये न्यूड शूट करवा ले और $1 मिलियन भी वापस कर दे, या फिर वो न्यूड शूट कैंसिल करवा दे और फाइन के तौर पर $2 मिलियन इनको दे। और जो आरू होती है अभी वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं यहाँ पे पूरी तरह से फंस चुकी हूँ। लेकिन यार जो आरू है अभी तो उसकी सिचुएशन और ज्यादा खराब होनी बाकी है, क्योंकि जो आरू है अगर उसने ये न्यूड शूट नहीं कराया तो उसको $2 मिलियन तो देने ही पड़ेंगे पीडीजे कंपनी के मालिक को। और ऊपर से पीडीजे कंपनी के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वहां पे लंबे समय तक रहने का, वो वहां पे और ज्यादा फंस जाएगी और लंबे समय तक वो जो पीडीजे कंपनी का मालिक है उसके अंडर में काम करेगी। तो यार जो आरू होती है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी होती है, तो वो बिल्कुल हैरान हो चुकी होती है और वो हिल भी नहीं रही होती अपनी जगह से। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, हे ये अपनी जगह से हिल नहीं रही है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो आरू के मैनेजर को कहता है, ओए तू। आरू का मैनेजर कहता है, जी सर।
और इसके बाद जो आरू का मैनेजर और जो पीटीजे कंपनी का मालिक होता है वो आरू की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे होते हैं उसको नंगा नाच करवाने के लिए। और यार यहाँ पे आरू की सिचुएशन अभी ये होती है, जो ये लोग होते हैं ना वो अब आरू को नंगा नाच करवाएंगे अपने हाथों से, और आरू कुछ उनको कह भी नहीं सकती, क्योंकि यार मतलब जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके हिसाब से आरू को नंगा नाच तो करवाना ही होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही यही लिखा हुआ है, यानी कि न्यूड शूट। तो इस समय आरू की इज्जत को भी खतरा आ चुका होता है। तो गाइज आइए शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारी आरू होती है जबरदस्ती उसके कपड़े उतार के अभी उसका न्यूड शूट चल रहा होता है, यानी कि नंगा नाच अभी चालू होता है। ये लोग फोटो वगैरह खींच रहे होते हैं आरू की। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है आखिर बात क्या है, मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ पसंद है, वैसे भी तुम मैसेंजर में अपनी ऐसी पिक्स बहुत सारे लोगों को सेंड करती रहती थी, तुमने मुझे मेरी पीठ पीछे धोखा दिया और अब देख कुतिया तेरे साथ ये क्या हो रहा है। तूने मुझे समझा था कि मैं तेरा एक खिलौना हूँ जिससे तू जैसे चाहे वैसे मर्जी खेल सकती है। और यार जो आरू होती है उसकी आंखों से अभी आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रही होती है अब मैं क्या करूं, आखिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। इसके बाद जो पीटीजे कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी ऐसी पिक्स क्लिक करके इससे पैसे नहीं कमाना चाहते, हम तुम्हें बस एक बार इस्तेमाल करके छोड़ना नहीं चाहते। तुम हमारे लिए एक चलती फिरती एटीएम हो। अगर तुम चाहती हो हम तुम्हारी ये सारी की सारी पिक्स पब्लिक में वायरल ना करें तो तुम्हें मेरी कंपनी में अपने मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तो यार इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब जिन पार्क आरू से पहली बार मिला था। इस समय यहाँ पे पीछे से आरू की वॉइस ओवर आ रही होती है। आरू कहती है उस रात को बॉस ने मुझे एक अलग से रूम में बुलाया था, और हम देखते हैं उसी रूम में जिन पार्क भी होता है। जिन पार्क आरू से कहता है मैं तुमसे यहाँ पे पूछता हूँ, अच्छा तो तुम्हारा नाम आरू है ना? आरू कहती है हाँ मेरा नाम आरू है। जिन पार्क आरू को कहता है मैं तुम्हें शुरुआत से ही काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें 100% सपोर्ट करूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे साथ घूमना पड़ेगा, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है ना? इसके बाद आरू कहती है लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद जो पीटीजे कंपनी का मालिक होता है वो कहता है अरे तुम उसको धोखा दे दो, क्योंकि तुम्हें इससे अच्छा चांस और कभी नहीं मिलेगा। पीछे से आरू की वॉइस ओवर आती है। इसके बाद जिन पार्क ने मुझे कहा था कि अगर मैं उसको डेट करूंगी तो वो मुझे 100% सपोर्ट करेगा। इसके बाद जो आरू होती है वो डरते डरते कहती है अगर मैं तुम्हें डेट करूंगी तो क्या मैं एक सेलिब्रिटी बन पाऊंगी? और वैसे भी तुमने तो पहले से ही लसॉल को सेलेक्ट करा हुआ है ना? इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है लसॉल हम उसको हटा देंगे, हम उसकी जगह तुम्हें ला देंगे। और इसके बाद फिर से आरू की वॉइस ओवर आती है जब मुझे ये ऑफर मिला था तो मैंने बिल्कुल भी दोबारा नहीं सोचा और मैंने हाँ कर दी थी, लेकिन उस रात को लसॉल ने हमारी सारी की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसके बाद से मैं लसॉल से दूरी बना के रखती हूँ। मैं जब भी लसॉल को देखती थी तो मैं उससे अपनी नजरें नहीं मिला पाती थी, मुझे लगता था वो सारी की सारी बातें ओलिवियर को बता देगी। लेकिन जिस दिन ओलिवियर ने मुझे जिन के साथ देखा था उस दिन से मैंने ओलिवियर को अपने दिल से पूरी तरह से मिटा दिया था, और मेरे पास बस अब एक ही रास्ता बचा था कि जिस रास्ते में मैं चल रही हूँ इस रास्ते में चल के मैं एक कामयाब इंसान बन सकूं। मैं सबको ये बात साबित करना चाहती थी जो रास्ता मैंने चुना है, जो कुछ भी मैंने करा है, मैंने सब कुछ सही करा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। और यार अभी ना एक तरीके से आरू जो होती है ना उसका अभी रेप हो रहा होता है, तो जो आरू का मैनेजर होता है वो आरू से चिपक रहा होता है। आरू कहती है हट जाओ यहाँ से। और जो आरू का मैनेजर होता है वो कहता है तू साली अपने पैरों को मत हिला। और जो आरू का मैनेजर होता है वो आरू के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा होता है, वो उसको मार पीट रहा होता है। लेकिन जो जिन पार्क होता है वो कहता है बस उसके फेस पे मत मारना तुम, क्योंकि यार अगर ये आरू के फेस में मार देंगे तो इसका आगे चल के ये फोटो शूट नहीं कर पाएंगे। और जो अभी आरू होती है अपने मन में सोच रही होती है जो रास्ता मैंने चुना था वो गलत था, मैं पूरी तरह से गलत थी। लेकिन तभी हम देखते हैं इस कंपनी का जो दरवाजा होता है बाहर से उसको कोई खटखटा रहा होता है। ये आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर अभी कौन है, क्या यहाँ पे पुलिस आ रखी है, क्या मैं दरवाजा खोल के देखूं बाहर कौन है। इसके बाद जिन पार्क कहता है क्या पुलिस, आखिर यहाँ पे पुलिस क्यों आएगी, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो लीगली बिल्कुल सही है,
हम यहाँ पे कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। ये जो न्यूड सूट है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है पहले से ही। अगर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कोई सोचेगा हम यहाँ पे कोई इल्लीगल काम कर रहे हैं। जाओ जाके तुम दरवाजा खोल दो। और जैसे ही यार एक बंदा इस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, तभी इस दरवाजे में बाहर से एक हमला होता है, जिस वजह से ये दरवाजा भी खुल जाता है और जो बंदा इस दरवाजे को खोलने के लिए आ रहा होता है वो हवा में उड़ जाता है। जिन पार्क ये देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये पुलिस नहीं है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। और इसके बाद जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है वो कहता है, तो तुम यहाँ पे कैसे। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्लास सी के सारे बंदे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वास्को, क्रिस्टल और जॉय भी साथ में आए हुए होते हैं। इसके बाद पीडीजे कंपनी का मालिक इन सबको कहता है, आखिर तुम सारे के सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। क्या तुम यहाँ पे ये देखने के लिए आए हो कि अडल्ट्स लोग कैसे काम करते हैं, वो कैसे शूटिंग करते हैं। और जो अगल बगल के लोग होते हैं जिन पार्क के साथ के, वो कह रहे होते हैं, वो लड़की सच में काफी ज्यादा हॉट है, क्या हम उसकी भी वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास अपने फादर का मैसेज लेके आई हूँ। और यार जो अभी आरू होती है ना, वो सही सलामत होती है, उसकी इज्जत अभी लुटी नहीं होती। तो इसलिए क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, थैंक गॉड हम यहाँ पे सही समय पे आ गए। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग क्रिस्टल को जानते हैं और क्रिस्टल डीजी को जानती है, आखिर ये लड़की है कौन। तो यार इसके बाद हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो डीजी से मिलने जा रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे डीजी से मिलना ही होगा क्योंकि वो जरूर मेरी 2 बॉडीज के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही है। तो जैसे ही हमारा डैनियल डीजी के ऑफिस के बाहर पहुंचता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर वो मुझसे मिलने से मना कर दे तो चलो ठीक है, इसलिए मैं पहले दरवाजे को खटखटाता हूँ। तो यार जैसे ही हमारा डैनियल दरवाजा खटखटा रहा होता है, उसको अंदर से आवाज आती है। अंदर से हमें क्रिस्टल की आवाज आती है। क्रिस्टल कह रही होती है, क्या वो लोग आरू का जबरदस्ती न्यूड फोटोशूट कर रहे हैं, क्या तुम लोग पागल हो, हमें उन्हें जाके जल्दी से रोकना पड़ेगा, ये एक क्राइम है। गन जल्दी से मेरे फादर को कॉल करो। इसके बाद जो गन होता है वो कहता है, क्या बॉस को कॉल, लेकिन क्यों। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, मेरे फादर पीडीजे कंपनी में एक शेयर होल्डर हैं, वो ये सब कुछ होने से रोक सकते हैं। इसके बाद गन कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कह रही हो तो कॉल कर ही देता हूँ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो डीजी को कहती है, डीजी तुम इस सब के बारे में जानते हो और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें ये सब कुछ रोकना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो गन होता है वो बॉस से बात कर रहा होता है अपने। गन कहता है, हाँ बॉस मैं गन बोल रहा हूँ। अच्छा ओके हाँ ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद गन क्रिस्टल और डीजी को कहता है, बॉस ने हमें उनसे मिलने के लिए कहा है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, लेकिन हमें सबसे पहले आरू के पास जाना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। इसके बाद जो हमारा डीजी होता है वो कहता है, हे मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी से मेरे साथ कार पे बैठो, हमें सीधा आरू के पास चलना होगा। तो जो अभी हमारा डीजी और गन होते हैं वो अपने बॉस के पास यानी क्रिस्टल के फादर के पास मिलने चल जाते हैं। और जो क्रिस्टल होती है वो कार लेके निकल पड़ती है जहाँ पे आरू होती है। और यार क्योंकि जो हमारा डैनियल होता है वो भी अभी डीजी के ऑफिस के बाहर ही होता है, तो वो भी क्रिस्टल के साथ आ जाता है। और रास्ते में इनको ओलिवियर और हमारी लसॉल भी मिलते हैं और ये दोनों कहते हैं हमें भी अपने साथ ले चलो। क्रिस्टल कहती है, आखिर तुम दोनों कौन हो। इसके बाद लसॉल कहती है, हम आरू के दोस्त हैं, मैं ये सब कुछ रोक सकती हूँ, हमें भी अपने साथ ले चलो। और जो हमारा डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर लसॉल के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिस चीज से वो ये सब कुछ रोक सकती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा वास्को, ड्यूक, हावा और जॉय भी आ जाते हैं। और यार जो गन होता है ना अभी वो अपने बॉस के पास नहीं गया होता है, इस वक्त वो क्रिस्टल के पास ही होता है। तो जो हमारा वास्को होता है वो गन को देख के हैरान होके कहता है, हम दोबारा से मिल गए। तो इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो गन को कहती है, गन तुम अभी बॉस के पास जाओ, मैं इन दोनों के साथ सेफ रहूंगी। और यार वैसे जो गन होता है ना वो क्रिस्टल को कभी भी ऐसी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन वो देखता है यहाँ पे वास्को और डैनियल होते हैं। तो यार जो हमारा गन होता है उसको पता होता है वास्को और डैनियल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हमारा गन क्रिस्टल को इन दोनों के हवाले कर देता है यहाँ पे। तो इसके बाद दोबारा से हम उस मोमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पे ये सारे के सारे लोग आरू को बचाने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। तो इसके बाद जो लसॉल होती है वो जिन पार्क को कहती है, आरू को अभी के अभी छोड़ दो। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, क्या तुम पागल हो। इसके बाद पीडीजे कंपनी का मालिक कहता है, सी क्लास
ये एक मुसीबत है। आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम लोग यहाँ पे हमें काम करने में डिस्टर्ब कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता, हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल है। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो यहाँ पे सूट चल रहा है तुम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो? और यार जो आरू होती है ना, उसने तो लसॉल और ओलिवियर दोनों को ही धोखा दे दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों यहाँ पे आरू को बचाने के लिए आ रखे होते हैं। इसलिए जो आरू होती है अपने मन में सोच रही होती है कि क्यों लसॉल, आखिर तुम यहाँ पे मेरे लिए क्यों आई हो? तो यार इसके बाद जो लसॉल होती है ना, उसके पास जो हमेशा एक आईपॉड सा रहता है जिसमें वो गाने सुनती रहती है, वो उसमें एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उस समय की होती है जब जिन पार्क ने हमारी लसॉल को एक ऑफर दिया था उसके साथ काम करने के लिए। और यार ये जो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग होती है ना, इसमें जो जिन पार्क होता है वो लसॉल से काफी ज्यादा अश्लील बातें कर रहा होता है, लेकिन जो हमारी लसॉल होती है वो चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। तो ये सब कुछ देख के जो हमारा जिन पार्क होता है और पीडीजे कंपनी का मालिक होता है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो लसॉल होती है वो आरू को कहती है, आरू असल में जो जिन पार्क है वो तुमसे पहले मेरे पास आया था अपना ऑफर लेके। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। तुम्हें याद है तुमने मेरे बर्थडे में मुझे एक आईपॉड गिफ्ट करा था और उस आईपॉड को मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। मतलब कि यार ये जो आईपॉड होता है ना, जो लसॉल के पास होता है, ये आईपॉड जो हमारी आरू होती है उसने ही लसॉल को गिफ्ट करा होता है उसके बर्थडे में। इसके बाद जो लसॉल होती है वो कहती है, जिस दिन जिन पार्क ने मुझे ये ऑफर दिया था उस दिन भी ये आईपॉड मेरे ही पास था। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए मैंने ये सारी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी अपने आईपॉड में। मुझे माफ करना, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई। मैं सोच रही थी कहीं तुम इस बात से नाराज ना हो जाओ, क्योंकि इन्होंने पहले मुझे ऑफर दिया था, लेकिन इन लोगों ने जो मुझे ऑफर दिया था मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था और तुम इस ऑफर के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। तुम इन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए मैंने अपना मुंह बिल्कुल बंद रखा। मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहा। असल में सच तो ये है कि मैंने ये बात किसी को इसलिए भी नहीं कही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। और यार जो लसॉल होती है ना, वो रोने लग जाती है बहुत ही ज्यादा, और आरू को वो अब भी अपना दोस्त मानती होती है। तो जो अभी आरू होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, मुझे तो लगा था कि मैंने ओलिवियर और लसॉल को धोखा दे दिया है, लेकिन ऐसी सोच सिर्फ मेरी ही थी। इन्होंने मेरे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा। इसके बाद जो लसॉल होती है वो जिन पार्क को कहती है, मैं तुम्हें ये रिकॉर्डिंग दे दूंगी अगर तुम अभी आरू को जाने दोगे, और मैंने अभी पुलिस को भी नहीं बताया है, तो इसलिए तुम प्लीज आरू को जाने दो। और वैसे भी अगर मैंने ये सब कुछ पुलिस को बता दिया तो ये सब कुछ न्यूज में आ जाएगा और इससे आरू की इमेज को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और तुम ये बात जानते हो, अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी तो तुम दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें अच्छे से अंदाजा होगा ये रिकॉर्डिंग कितनी ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। और तुम चिंता मत करो, मेरे पास सिर्फ एक यही रिकॉर्डिंग है, मैंने इसका कोई भी बैकअप नहीं रखा है। अगर तुम आरू को छोड़ दोगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हें दे दूंगी, और इसके बाद से ये तुम्हारा जो सबूत है जो मेरे पास है ये किसी और को भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था इसके पास ये है। मुझे लगता है अब मुझे इस मैटर में अपने फादर को इन्वॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इस चीज की, इस ऑडियो की सिर्फ एक ही कॉपी है और तुमने यहाँ पे अभी पुलिस को भी नहीं बुलाया है? इसके बाद जो जिन पार्क होता है अपने बंदों को कहता है, गाइस दरवाजे लॉक कर दो, ये लोग यहाँ से बाहर न जाने पाए। अगर हमने इनसे ये रिकॉर्डिंग ले ली तो इनका खेल खत्म हो जाएगा यहीं पे। और इसके बाद जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम बच्चे हमेशा बच्चे ही रहोगे, तुम्हें कुछ भी चीज समझ में नहीं आती। इसके बाद जिन पार्क अपने साथ वालों को कहता है, बस क्रिस्टल को कुछ मत करना, बाकी सबको धो डालो। और यार इस वक्त हम देखते हैं यहाँ पे आरू के मैनेजर के साथ 30-40 बंदे और होते हैं। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो कहता है, तुमसे मिलके दोबारा से अच्छा लगा दाढ़ी वाले इंसान। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा वो रिकॉर्डिंग चुपचाप से हमारे हवाले कर दो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये लोग हैं ये सारे के सारे प्रोफेशनल गुंडे हैं। लेकिन यार यहाँ पे जो हमारा डैनियल और वास्को होते हैं वो बिल्कुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। इसके बाद जो वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल तैयार हो जाओ। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो जॉय होती है वो अपने मन में सोच रही होती है,
मुझे पता था ये जगह खतरनाक होगी, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे सारे के सारे लॉन्डो को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। मतलब कि यार जो हमारी जो जॉय है ना उसकी भी अच्छी खासी पहचान होती है शायद। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है हम देखते हैं वो अपने फोन में कुछ कर रही होती है। इसके बाद जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है वो क्रिस्टल को कहता है ये करने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है मिस, अब अगर तुम बॉस को यहाँ पे बुलाओगी भी तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे आएंगे तब तक हम तुमसे सारे के सारे सबूत छीन लेंगे। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो एक स्माइल के साथ कहती है वेल मेरे फादर ने पहले ही यहाँ पे कुछ बंदों को भेज दिया है, वो यहाँ पे दरवाजे के बाहर खड़े हैं। और जो जिन पार्क होता है ये सुन के उसकी काफी ज्यादा फट जाती है। वो कहता है क्या कितने बंदे भेजे हैं तुम्हारे फादर ने यहाँ पे? इसके बाद क्रिस्टल कहती है सिर्फ 2 इंसान। इसके बाद जिन पार्क कहता है क्या क्या सिर्फ 2? तुम्हें लगता है तुम्हारे फादर यहाँ पे किसी को भी भेज देंगे और हम उनसे डर जाएंगे? इसके बाद पीडीजे कंपनी का मालिक कहता है देखो क्रिस्टल, तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से शांति से निकल सकते हैं, आखिर तुम्हें पता भी है हमारे साथ कितने सारे बंदे खड़े हैं, हमारे पास यहाँ पे 30 से भी ज्यादा बंदे हैं। और तभी हम अचानक से देखते हैं इस कंपनी का जो मेन डोर होता है उसको बाहर से कोई तोड़ देता है। और यार ये जो बंदे होते हैं जिन्होंने ये दरवाजा तोड़ा होता है ना, ये और कोई नहीं बल्कि वही होते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, हमारा गो और गन अंदर आते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे हम सिर्फ 2 बंदे ही आए हैं। और जो हमारा गो होता है वो स्माइल करके कह रहा होता है हाय। तो यार फाइनली अब हमें ये 2 मॉन्स्टर साथ में देखने को मिलेंगे और आगे के एपिसोड सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 108 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार पिछली वीडियो में हमने देखा था जो जिन पार्क होता है उसके साथ 30-40 बदमाश होते हैं जो लसॉल से उसका आईपॉड छीनना चाहते होते हैं, क्योंकि उस आईपॉड में कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो जिन पार्क और पीडीजे कंपनी के मालिक की जिंदगी खराब कर सकती है। और अभी जो हमारा वास्को और डैनियल होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो इस कंपनी का मेन डोर होता है उसको बाहर से कोई तोड़ देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा गन और गो होते हैं। तो यार गन और गो को देख के कोई भी ज्यादा हैरान नहीं हुआ होता, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बंदे होते हैं और अगली तरफ यानी अपोनेंट्स की तरफ पूरे 30-40 लोग होते हैं। लेकिन उन 30-40 लोगों में से जो आरू का मैनेजर होता है जो इन सारे के सारे गुंडों को लीड कर रहा होता है, जैसे ही उसकी नजर गन और गो पे पड़ती है वो अंदर से पूरा सहम जाता है। इसके बाद पीछे से आरू के मैनेजर की वॉइस ओवर आती है। आरू का मैनेजर कहता है स्कूल के टाइम पे मैं पूरे स्कूल में राज करता था, मेरे लिए गैंगस्टर्स की दुनिया में आना एक आम बात थी, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब के सब बहुत ज्यादा बदमाश थे। मुझे लगता था इस दुनिया में बस करने को मजे ही मजे हैं। मुझे इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ा, मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे ये करने में, लेकिन कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से काम किए जाते हैं और जो दंगा फसाद होता है ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, और ये करने से हमें जो फल मिलता है वो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। लेकिन उस दिन, और यार आरू के मैनेजर की इस सोच से हमें साफ पता चलता है जो आरू का मैनेजर होता है ना कहीं उसका सामना गन या फिर गो से हुआ होता है, और इसीलिए जो आरू का मैनेजर होता है अभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो माइक में अनाउंसमेंट करता है ये बस 2 ही लोग हैं, इन्हें जान से मार दो। हम देखते हैं जो हमारा गन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए 2-3 बंदे आते हैं और वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा गन होता है वो इजीली इनके हमलों से बच रहा होता है, और यार गन के हाथ भी अभी जेब में होते हैं अपने। और इसके बाद जो हमारा गन होता है जो अपने मुक्कों की मशीन गन इन लोगों पे चलाता है,
ये देख के अगल बगल के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 3 बंदे हमारे गो की तरफ बढ़ते हैं और इन तीनों के पास हथियार होते हैं। ये तीनों कहते हैं इन सालों को घेर के मार डालो। हम देखते हैं ये जो 3 बंदे होते हैं ये गो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जो गो होता है वो एक ही लात मार के इनके जो वेपन्स होते हैं उनको तोड़ देता है। और हमेशा की तरह जो हमारा गो होता है उसके हाथ भी अभी जेब में ही होते हैं। इसके बाद जो हमारा गो होता है इनसे एक हथियार छीन लेता है और कहता है तुम यहाँ पे हथियार भी ला रखे हो, मैं सच में काफी ज्यादा लकी हूँ, मुझे भी ये काफी ज्यादा पसंद है। और गो को देख के अभी जिन पार्क के साइड वाले बंदे अपने मन में सोच रहे होते हैं इसने एक झटके में वो सारे के सारे हथियार अपनी लात से तोड़ दिए, आखिर ये दोनों है कौन? मुझे यकीन नहीं होता, मुझे लगता है हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। और यार जो हमारा गो होता है ना वो तो एक अलग ही लेवल पे होता है। गो के हाथ में अभी हथियार होता है और गो इन बंदों को कह रहा होता है अपना हाथ बीच में मत लाना, नहीं तो तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। ये देखो तुम्हारा हाथ टूट गया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। और यार जो अभी आरू का मैनेजर होता है ना वो इन दोनों को देख के काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो गन और गो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। गन गो को कहता है वो बंदा एक कैंडिडेट था जो मेरी जगह लेने के लिए मैंने चुना था। गो कहता है तुमने एक ऐसे बंदे को चुना था जो जुआ खेलता है। इसके बाद गन गुस्सा होकर कहता है मेरी नजर में वो अकेला ऐसा इंसान था जो हमारी टीम में आ सकता है। इसके बाद गो कहता है तुम्हें 300 ग्रुप से पैसे वसूल करने हैं और अब ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। और जो हमारा गन होता है वो गो के एक कोहनी मारता है अपनी और कहता है मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि तूने मेरा साथ छोड़ दिया, क्या तू पागल है? इसके बाद हम देखते हैं जो गो होता है वो गुस्से में कहता है अपना चश्मा निकाल, मैं तुझे अंधा बनाने वाला हूँ। और जो हमारा गन होता है वो भी गुस्से में अपना चश्मा निकालते हुए कहता है ये काम करने के लिए तुझे कितनी कीलें चाहिए? और जो आरू का मैनेजर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अचानक से वो दोनों लोग आपस में फाइट करने लग गए और इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मैं इनके बीच में भी नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास अभी मौका है लसॉल से वो सबूत छीनने का। इसके बाद जो ये बंदा होता है आरू का मैनेजर ये वास्को की तरफ देख के अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? लेकिन यार जो अभी हमारा वास्को होता है ना वो बहुत ज्यादा हैरान होता है गो और गन को देख के, क्योंकि यार आपको तो पता ही होगा गो ही वो बंदा है जिसकी वजह से वास्को ने बर्न नकल गैंग बनाया है। गो ही वो बंदा है जिसकी वजह से वास्को को स्ट्रांग होने की मोटिवेशन मिली है। गो की ही वजह से जो हमारा वास्को होता है वो रोज 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 100 पुलअप्स साथ में 10 किलोमीटर की रनिंग करता है। और अभी गो उस बंदे से लड़ रहा होता है जिसने वास्को को एक मुक्के में ही बेहोश कर दिया था। यानी कि अपना गन, और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वास्को गन के मुक्के से बेहोश नहीं हुआ था एपिसोड नंबर 8 में, लेकिन यार जब गन वहां से चला गया था ना तो आपको भी पता होगा जो वास्को था वो बेहोश हो गया था। वो तो हमारा वास्को एक स्ट्रांग बंदा है जो इतनी देर तक भी वहां पे खड़ा रहा और ये देख के हमारा गन भी हैरान हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं जो आरू का मैनेजर होता है वो अपने मन में कहता है कम से कम अभी जो वो सबूत है मैं उसको तो मिटा ही सकता हूँ। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो लसॉल से वो सबूत छीनने की कोशिश करता है। हम देखते हैं छीना झपटी में जो लसॉल का आईपॉड होता है वो जमीन में गिर जाता है। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो उसको अपने पैरों से बस कुचलने ही वाला होता है और आरू अपने मन में सोच रही होती है अगर ये सबूत खत्म हो गया तो मेरा खेल सारा का सारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा ओलिवियर होता है वो उस आईपॉड के ऊपर आ जाता है, तो जो आरू का मैनेजर होता है उसकी लात सीधा जाके ओलिवियर को लगती है और ओलिवियर खांसने लगता है। और जो हमारी आरू होती है वो ये देख के हैरान होती है ओलिवियर अभी भी मेरी मदद कर रहा है। इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो आरू को कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं ये अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तुम जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन में आने के लिए हम लोग भी बहुत ज्यादा डेस्परेट थे, इसलिए मैं जानता हूँ वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। और जो आरू का मैनेजर होता है वो ओलिवियर के लाते ही लाते बजाने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है ओलिवियर पागल कहीं के, यहाँ से हट जा। इसके बाद ओलिवियर कहता है नहीं मैं नहीं हटूंगा।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गन और गो होते हैं उनकी बड़ी ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। उन दोनों के हाथ में ट्रैफिक लाइट होती है। मतलब कि यार नॉर्मल फाइट में ज्यादा से ज्यादा किसी के हाथ में रॉड होती है, लेकिन ये दोनों बंदे पूरी ट्रैफिक लाइट लेके लड़ रहे होते हैं। और इस नॉर्मल दुनिया में भी इनकी फाइट बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी वाले यूनिवर्स की लग रही होती है। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं, कोई इनको रोको। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो आरू का मैनेजर होता है उसके सामने हमारा हैंडसम वाला डैनियल आ जाता है। और जो आरू का मैनेजर होता है वो डैनियल को कहता है तू पागल कहीं के, सामने से हट जा वरना मार खाएगा। और अभी जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैं पीटीजे में सिर्फ ड्यूक के लिए आया था, मैं उसकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन ड्यूक वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, उसको मेरी हेल्प की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है पीटीजे में रहने का, क्योंकि ड्यूक बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं बस एक चीज कर सकता हूँ, वो है इन सब लोगों की मदद। और जो आरू का मैनेजर होता है वो डैनियल को बस मारने ही वाला होता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो मुक्को की बौछार कर देता है आरू के मैनेजर के ऊपर। और ये देख के अगल बगल के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना उसने बिल्कुल गन की तरह मुक्के मारे होते हैं अभी आरू के मैनेजर को। तो इसलिए जो हमारा गो होता है वो कहता है गन को क्या ये तेरा स्टूडेंट है, इसने काफी अच्छा मारा अभी। और यार गन और गो और हमारे डैनियल को देख के ना यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ये जो 30-40 बदमाश होते हैं। इसके बाद ये सारे के सारे अपने घुटने झुका के बैठ जाते हैं। इसके बाद जो गन होता है वो कहता है तुम सारे के सारे लोग अपने घुटनों के बल क्यों बैठे हुए हो, हम कोई गैंगस्टर नहीं हैं, लेकिन तुम सबके सब लोग काफी अच्छी फाइट कर रहे थे, तुम रुके क्यों। इसके बाद गो कहता है मुझे यकीन नहीं होता, तुम लोगों ने हमारा ये हाल बना दिया है। और यार जो गन और गो होता है ना इनके चेहरे में खून लगा हुआ होता है, लेकिन ये जो खून होता है ये आपस में फाइट करने की वजह से लगा होता है इनके। मतलब कि यार ये दोनों के दोनों ना एक अलग ही नेक्स्ट लेवल के पागल होते हैं। और ये जो बंदे अभी घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं हमने कुछ नहीं करा, तो तुम दोनों आपस में फाइट कर रहे थे और तुम दोनों के दोनों गैंगस्टर हो। इसके बाद जो पीटीजे कंपनी का मालिक होता है वो कहता है वो जो रिकॉर्डिंग है वो मुझे दे दो। तो तुम लोग क्या सोचते हो मैं बस ये सब कुछ देखता रहूंगा, मैं तुम सब लोगों की वाट लगा दूंगा। आरू अब तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने न्यूट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करवाया और तुमने मुझसे $1 मिलियन ले रखे हैं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लीगली तुम्हें मुझे $3 मिलियन देने पड़ेंगे। अब मैं देखता हूँ जीत तुम्हारी होती है या मेरी। इसके बाद जो लसॉल होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है अब हम क्या करें। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है वो कहती है तुम चिंता मत करो, अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। मेरे फादर ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा है मिस्टर जैंग कि तुम्हें पीटीजे कंपनी के CEO की पोस्ट से निकाला जाता है। इसके बाद जो मिस्टर जैंग होता है वो चिल्ला के कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, आखिर तुम्हें ये अधिकार किसने दिया। मैं जानता हूँ तुम एक बड़ी कंपनी की मालकिन हो, लेकिन जो पीटीजे है वो मेरी कंपनी है, इसे मैंने बनाया है। मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो, लीगली तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे नहीं निकाल सकती क्योंकि ये कंपनी मेरी है। क्या तुम कोई गैंगस्टर हो। और जो जिन पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये लड़की बात क्या कर रही है, आखिर एक CEO को कौन निकाल सकता है उसकी ही कंपनी से। लेकिन तभी यार हम देखते हैं इस सीरीज का सबसे खतरनाक बंदा यहाँ पे एंटर करता है, यानी कि क्रिस्टल का फादर। और वो कहता है लीगली मुझे लगता है मुझे ये तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा। और सारे के सारे लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। जो पीटीजे कंपनी का मालिक होता है वो कह रहा होता है तुम तो। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो कह रही होती है मैं जानती थी आप यहाँ आने वाले हो, क्योंकि गन और गो कभी भी साथ में एक जगह में ऐसे नहीं आते। और जो हमारा डैनियल होता है हैरान होके अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये इंसान HNH ग्रुप का CEO है। तो यार फाइनली अब स्टोरी में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आने शुरू हो चुके हैं जो यार काफी ज्यादा खतरनाक है, जो इस पूरी सीरीज की जान है। और भाई लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड तो सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। और यार चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 109 के बारे में। और अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यार, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं काफी एक्टिव रहता हूं और कोशिश करता हूं कि सभी लोगों का रिप्लाई कर सकूं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो भाई लोग, आज की वीडियो में हम देखते हैं जो जिन पार्क होता है उसके जितने भी गुंडे होते हैं वो गन और गो को बस देख के ही हार मान चुके होते हैं इन दोनों से। और साथ ही साथ में क्रिस्टल के फादर यानी एचएनएच ग्रुप के सीईओ भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल के फादर होते हैं वो मिस्टर जैंग को कहते हैं, मिस्टर जैंग, तुम इस लड़की से जबरदस्ती नंगा नाच करवाने के लिए गलत कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में 30% शेयर्स मेरे भी हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह की चीजें करने की इजाजत नहीं देता। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस बचकानी हरकत की वजह से हमारी कंपनी के शेयर्स कितने ज्यादा गिर चुके हैं। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके इस कंपनी में 30% शेयर इन्वेस्ट करे थे, लेकिन अब देखो अब मेरे शेयर्स कहाँ हैं। इसके बाद मिस्टर जैंग कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, ये बस कुछ समय की बात थी। हम ये इसलिए कर रहे थे ताकि आरू हमारी कंपनी में टिकी रहे। हम ये इसलिए नहीं कर रहे थे ताकि हम अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दें। हमारा भी जितना भी नुकसान हुआ है हमें बस एक आर्टिकल छपवाना होगा और हमारा सारा का सारा नुकसान रिकवर हो जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ और मेरे ये करने से कंपनी को ही फायदा होगा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ इस वजह से आरू को अब हमें $3 मिलियन देने पड़ेंगे। तुम्हें पता भी है जिन लड़कियों को अपने सेलिब्रिटी होने का घमंड हो जाता है उनको अपने साथ बनाए रखना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें तो ये पहले से ही पता होना चाहिए। तुम ऐसे ही मुझे कंपनी से नहीं निकाल सकते। और वैसे भी तुम मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाल सकते हो? इस कंपनी में मेरे शेयर्स 40% है और तुम्हारे शेयर्स सिर्फ 30% हैं। और अगर मैं अपने लोगों के शेयर्स भी जोड़ लूं जो है 15%, तो इसके बाद मेरे टोटल शेयर्स हो जाते हैं 55%। इसके बाद जिन पार्क कहता है, हाँ 5% शेयर मेरे पास भी है और डेफिनेटली मैं अपने 5% शेयर अपने भाई अपने दोस्त को ही दूंगा। इसके बाद मिस्टर जैंग कहता है, अगर तुम इस बारे में एक मीटिंग भी रखते हो तो तुम फिर भी मुझे इस कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकते। इसके बाद क्रिस्टल के फादर कहते हैं, तो तुम्हारे लोगों के पास 15% शेयर्स है, क्या तुम्हें इस बात पे पूरा यकीन है? इसके बाद मिस्टर जैंग कहते हैं, हाँ मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। मेरे लोगों के पास 15% शेयर्स हैं और वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। इसके बाद क्रिस्टल के फादर कहते हैं, मुझे लगता है अभी अभी एक इंसान ऐसा है जिसे तुम्हारी कंपनी के 10% शेयर मिले हैं। और ये बात सुन के मिस्टर जैंग कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे डीजी आता है और डीजी कहता है, आई एम सॉरी सर। और जो क्रिस्टल होती है हैरान होकर अपने मन में सोच रही होती है कि क्या मेरे डैड का प्लान यही था? इसके बाद डीजी कहता है, मेरे पास जो 10% के शेयर हैं उन्हें मैं अपने सीईओ के लिए यूज करूंगा, यानी कि क्रिस्टल के फादर के लिए। इसके बाद जो मिस्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं, तू साले नमक हराम, तू धोखेबाज कहीं के, तू मुझे अब तक अपना दुश्मन मानता रहा। मैंने तुझे पाला और तूने मुझे आखिरी में धोखा दिया। इसके बाद डीजी कहता है, क्या धोखा? मैंने ऐसा नहीं करा, मैं तो शुरुआत से ही अपने सीईओ की तरफ था। और तुमने कहा तुमने मुझे पाला, लेकिन वो इंसान ये हैं जिन्होंने मुझे बचपन से ट्रेन करा है। इसके बाद जो मिस्टर जैंग होता है वो गुस्से में कहता है, तुम लोगों की शुरुआत से यही प्लानिंग थी। तुम लोग शुरुआत से ही मुझसे मेरी कंपनी छीनना चाहते थे। मैंने ये कंपनी बहुत ही निचले स्तर से शुरू करी थी और आज मैं इस कंपनी को इस मुकाम पे लेके आया हूँ और तुम शुरुआत से ही इसे मुझसे छीनना चाहते थे। और जो क्रिस्टल होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है कि क्या मेरे फादर का यही प्लान था, लेकिन अभी भी। इसके बाद मिस्टर जैंग कहते हैं, लेकिन अभी भी तुम मुझे इस कंपनी से निकाल नहीं सकते। अभी भी मेरे पास 45% के शेयर हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 40% के शेयर हैं। इसके बाद जो हमारा डीजी होता है बड़े ही रिलैक्स होके कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हारी इस बचकानी हरकत से जो तुम ये न्यूड शूट यहाँ पे करवा रहे थे, इस वजह से जितने भी हमारी कंपनी के शेयर्स थे
वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गए। वो इतने ज्यादा सस्ते हो गए थे कि मैंने 10% और खरीद लिए। और जो मिस्टर जैंग होते हैं वो हैरान होकर अपने मन में सोच रहे होते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद डीजी कहता है, मेरे और सीईओ के शेयर्स मिला के हमारे पास अभी 50% से भी ज्यादा शेयर्स हैं, और क्योंकि हमारे पास तुमसे ज्यादा शेयर्स हैं तो इस नाते हम बिना मीटिंग के यहीं पे ये डिसाइड करते हैं मिस्टर जैंग कि हम बिना मीटिंग के तुम्हें इस कंपनी से निकालते हैं। इसके बाद जो मिस्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डीजी, एक बार दोबारा से सोचो। मैं तुम्हें सीईओ से भी ज्यादा बेहतर ऑफर दूंगा। कैसा रहेगा मैं तुम्हें कंपनी का वीपी बना दूं? मैं तुम्हें बहुत सारे स्टॉक्स भी दूंगा। इसके बाद जो डीजी होता है वो कहता है, तुमने कहा तुम मुझे बेहतर ऑफर दोगे, लेकिन सीईओ ये कंपनी ही मेरे नाम पे करने वाले हैं। तो अब बताओ, तुम इस कंपनी से अपना इस्तीफा खुद दोगे या हम तुम्हें जबरदस्ती धोखाधड़ी के केस में इस कंपनी से निकलवा दें? अरे यार, जो मिस्टर जैंग होते हैं अभी उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी कंपनी, और ये बंदा यहीं पे बेहोश हो जाता है। और यार अभी जो हमारी क्रिस्टल होती है ना, वो हैरान होके अपने मन में सोच रही होती है, क्या फादर ने ये कंपनी अपने नाम कर ली पूरी की पूरी? मैं यानी कि क्रिस्टल, मैं पापरिका टीवी की सीईओ हूँ। गन और गो ये दोनों ब्लैक मार्केट चलाते हैं जिसमें उनकी मदद कोजी करता है, और अब डीजी पूरी पीटीजे कंपनी उसकी है। सारे लोगों के पास एक एक कंपनियां हैं। आखिर मेरे डैड करना क्या चाहते हैं? तो यार इसके बाद जो यहाँ पे ये आरू वाला मामला होता है, ये सारा का सारा यहीं पे निपट जाता है। तो इसके बाद जब डीजी यहाँ से जा रहा होता है, इसके बाद हमारा हैंडसम वाला डैनियल डीजी को कहता है, हे डीजी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इसके बाद डीजी कहता है, मेरे पास अभी कोई भी वजह नहीं है तुमसे बात करने की, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? और हम देखते हैं जो डीजी होता है वो अपनी कार में बैठ के यहाँ से निकल लेता है, और हम देखते हैं जो क्रिस्टल के फादर होते हैं वो स्टाइल में बैठ के ये सारा का सारा तमाशा आराम से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी क्लास में जो क्रिस्टल पढ़ती है वो इस लड़की की बहन है, कि क्यों ना मैं उसको कहूँ कि मेरी मुलाकात वो डीजी से करवा दे। और जो अभी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये लड़का यहाँ पे कर क्या रहा है? और यार जब ये सारी की सारी चीजें चल रही होती है ना, तो उस वक्त पे हमारा जो वास्को होता है वो गो से बात कर रहा होता है और उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि एक बार हम पहले भी मिले थे। लेकिन यार जो हमारा गो है उसको घंटा याद नहीं रहता कि उसके साथ पहले क्या हुआ था। इसके बाद गो कहता है, क्या तुमने मुझसे कहा था कि ताकतवर कैसे बना जाए? अच्छा, मुझे याद आ गया। ओह माय, तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। इसके बाद वास्को कहता है, तो अब तुम्हें याद आया मैं कौन हूँ? मैंने बिल्कुल वैसी ही ट्रेनिंग करी जैसा कि तुमने मुझे कहा था। हर दिन बिना कोई बहाना बनाए 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर रनिंग। इसके बाद जो हमारा गो होता है वो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हें यही कहा था। और यार जो भी गो होता है अपने मन में कह रहा होता है, अबे तूने ये सच में करा? मैंने तो वो बस एक कॉमिक में पढ़ा था। और यार यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है, जो गो है ना उसने वन पंच मैन की ही मांगा पड़ी थी। इसके बाद जो गो होता है वो वास्को को कहता है, वैसे अभी भी तुम इतने ज्यादा बुरे नहीं हो, आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों बनना चाहते हो? स्ट्रांग बनने से कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद वास्को कहता है, मैं तुम जैसे बुरे लोगों से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम जैसे लोगों से कभी भी ना हारूं। और यार हम देखते हैं यहाँ पे गन भी होता है। गन गो को कहता है, क्या तुम टबैस्को को जानते हो? और यार जो हमारा गो होता है ना उसको अभी बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। वो कहता है, क्या कहा तुमने? टबैस्को? क्या ये एक फॉरेनर है? क्या ये मैक्सिका से आया है यहाँ पे? इसके बाद जो वास्को होता है वो गो को कहता है, मैं और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ। इसके बाद गो कहता है, तो ठीक है टबैस्को, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। इसके बाद वास्को कहता है, क्या सच में? कमाल हो गया। इसके बाद गो कहता है, तो तुम्हें रोज बिना बहाना बनाए 200 पुशअप्स, 200 सिटअप्स और 20 किलोमीटर रनिंग करनी है। इसके बाद वास्को कहता है, अच्छा मुझे पता था, यस। और गन अपने मन में सोच रहा होता है,
अबे जो तू ट्रेनिंग पहले करता था इसने बस वही डबल कर दिया है, तू इतना ज्यादा इम्प्रेस किस बात से हो रहा है इससे। इसके बाद गो वास्को को कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ मिला सकता हूँ। इसके बाद वास्को कहता है तुम छिछोरो कहीं के, मैं तुम्हारे जैसे बुरे काम नहीं करता। इसके बाद गो कहता है क्या सच में। और इसके बाद यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना, वास्को के साथ वो भी दुगनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है इस दिन के बाद से। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो तुमने देखा जो पीटीजे का नया हेड है अब वो डीजी बन चुका है। और दूसरी लड़की कहती है क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं जो हान्युल और मीरा होती है वो डैनियल से कह रहे होते हैं। हान्युल कहती है पहले मैंने सुना है कि जो आरू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था वो कैंसिल हो चुका है। इसके बाद मीरा कहती है लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आरू का न्यूड फोटो शूट था और उसने अपनी कंपनी खोली थी, ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। क्या तुम कुछ जानते हो इस बारे में डैनियल। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है क्योंकि मैं वहाँ पे बस एक ट्रेनी था तो इस बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना, उसने पीटीजे कंपनी को छोड़ दिया होता है। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब जो डैनियल होता है पीटीजे कंपनी छोड़ रहा होता है तो जो एक कंपनी का को मैनेजर होता है वो डैनियल को कह रहा होता है आखिर तुम ये कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, अगर तुम हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो हम तुम्हें सेलिब्रिटी बना देंगे। इसके बाद पीछे से हमारे डैनियल की वॉइस ओवर आती है। डैनियल कहता है जो उस कंपनी का को मैनेजर था उसने मुझे ऑफर दिया था कि वो मुझे एक सेलिब्रिटी बना देगा, लेकिन क्योंकि मैं उस कंपनी में सिर्फ ड्यूक की वजह से गया था तो इसलिए अब मुझे वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ ड्यूक को शुरुआत से ही कभी भी मेरी जरूरत नहीं थी। ड्यूक सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से जी है, मेरे लुक्स का सबने मजाक उड़ाया है पूरी जिंदगी भर, लेकिन वो जो जगह है वहाँ पे बस लोगों के लुक्स ही मायने रखते हैं। वहाँ पे जो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है और मैं ऐसी जगह में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कंपनी के को मैनेजर को कहता है सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए सही नहीं है। इसके बाद जो डैनियल की क्लास में स्टूडेंट होते हैं वो डैनियल को कह रहे होते हैं डैनियल तुम स्कूल वापस आ गए। इसके बाद डैनियल कहता है हाँ मैं वापस आ गया। इसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं मैंने सुना तुम वहाँ पे बस सेलिब्रिटी बनने ही वाले थे। वहाँ पे जो नए लोगों का एक ग्रुप है जो सेलिब्रिटी बने हैं, उस ग्रुप का नाम क्या था। हाँ लोग कहते हैं उनका नाम इंस्पिरिट था। वो लोग सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। क्या तुम भी सच में उन लोगों के साथ में वहाँ पे सेलिब्रिटी बनने वाले थे। क्या तुम ओलिवर जैंग को जानते हो, वो सच में कमाल का है। और यार जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है तो फाइनली ओलिवर बड़े पर्दे पर आ ही गया। और जो लसॉल होती है वो क्लास ए की लीडर बन चुकी होती है, लेकिन अभी वो एक ट्रेनी ही होती है, लेकिन जल्द ही वो भी एक सेलिब्रिटी बनने वाली होती है। और यार जो ड्यूक होता है ना वो बेचारा बहुत ज्यादा मेहनत करके फाइनली क्लास सी से क्लास बी में पहुंच जाता है। वो अपनी दादी से बहुत ही कस के गले लगता है। और यार जो हमारा ड्यूक होता है ना बहुत ही ज्यादा फूट के रो रहा होता है वो खुशी के मारे। इसके बाद हम देखते हैं जॉय को जो अभी एक आलीशान घर में होती है। वो कह रही होती है क्योंकि डैनियल ने भी अब कंपनी छोड़ दी है तो मुझे अब वहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने भी वहाँ से कंपनी छोड़ दी। क्या जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी उसके बाद मैं भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ने आ सकती हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे लोग उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे मेरा बड़ा भाई पढ़ता है। और ब्रो डैनियल भी तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है ना। मतलब कि यार जो हमारा डैनियल है ना अब दोनों भाई बहन डैनियल के पीछे पड़े हुए हैं। तो फाइनली यहाँ पे ये बात रिवील हो चुकी है, जो हमारा जे होता है जॉय उसी की बहन होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आरू को। आरू कॉल पे बात कर रही होती है हाँ मैंने अपना सारा घर साफ कर दिया है, सच में यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे लगता है मैं सच में काफी ज्यादा बदल गई हूँ अब पहले से। जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब कुछ खो दिया है और फाइनली अब मैं एक नई इंसान बन चुकी हूँ। और वैसे भी मैं गैंगस्टर्स लोगों का सहारा लेके ऊपर बढ़ी थी, इसलिए जो चीज मैं डिजर्व करती थी मुझे वही मिली है। मैं अब दोबारा से अपनी शुरुआत करूंगी बिल्कुल एक नए इंसान के तौर पे। डायरेक्टर सर ये नई आरू सिर्फ आपके लिए है। और जिस डायरेक्टर से आरू अभी बात कर रही होती है वो अभी कॉल पे अपनी लार टपका रहा होता है। मतलब कि यार ये जो आरू है ना ये कभी भी नहीं सुधरने वाली। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो ठोकर लगने के बाद सुधर जाते हैं, लेकिन कई ऐसे ढीठ भी होते हैं जिनको ठोकर भी लग जाती है लेकिन उसके बावजूद भी वो सुधरते नहीं हैं।
और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़की डैनियल की ऑनलाइन वीडियो देख रही होती है और हम देखते हैं ये लड़की वही होती है जो भीड़ से डैनियल को इस तरह से घूर रही होती है जैसे कि वो डैनियल को खा ही जाएगी। और यार इस लड़की को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ये फीमेल गंगनम लैंडलॉर्ड है। इसका जो पूरा घर होता है, पूरा रूम होता है, वहाँ पे बस डैनियल की ही फोटो चिपकी हुई होती है। लाखों फोटो उसकी वहाँ पे इस लड़की ने चिपका रखी होती है। और हवस भरी नजरों से अंधेरे कमरे में ये डैनियल की वीडियो सान है। हम देखते हैं जीहो ने एक नया बैग लिया होता है जो कि एक लिमिटेड एडिशन होता है और जीहो अपना ये बैग दिखा के बहुत ही हीरो बन रहा होता है बाकी स्टूडेंट्स के सामने। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं वो बैग देख के, ओ भाई ये तो लिमिटेड एडिशन है वाइप का। इस तरह के बैग्स मार्केट में ज्यादा नहीं है, तुमने ये खरीदने के लिए काफी सारे पैसे दिए होंगे। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है मेरी और ज्यादा तारीफ करो, मैं तुमसे एक अलग ही लेवल पे हूँ। और जो मेरे दोस्त हैं वो भी उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे मैं हूँ। और हम देखते हैं जीहो के पीछे जे और हमारा डैनियल खड़े होते हैं। और यार जो क्लास की लड़कियां होती है वो डैनियल और जे की तरफ देख रही होती है। तो जो हमारा जीहो बेवकूफ होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ओह मुझे ये महसूस हो रहा है लड़कियां मेरी ही तरफ देख रही हैं। लेकिन इसके बाद जीहो इन लड़कियों की बातें सुनता है। ये लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। वो उस तरफ देखो, वहाँ पे डैनियल और जे हैं। डैनियल सच में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, और मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ, हम तीनों साथ में ही खड़े हैं। अच्छा अब मैं समझा लड़कियां मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हैं, क्योंकि इन दोनों ने जो ब्रांड्स पहने हैं वो उससे अलग है जो मेरे पास है। ये दोनों हमेशा महंगे महंगे ब्रांड्स पहन के रखते हैं। ये दोनों चांदी का चम्मच मुंह पे लेके पैदा हुए हैं। इनके ब्रांड्स देख के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। तुम्हें पता भी है मुझे ये एक बैग खरीदने के लिए कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इन दोनों ने अपनी जिंदगी में एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई है, तो इन दोनों को क्या पता होगा कि मेहनत करना क्या होता है। और यार असल में जो जीहो होता है ना, उसने भी बिना मेहनत कुछ भी मेहनत करे ये बैग खरीदा होता है। इसने अपनी मदर से गिड़गिड़ा के बैग के पैसे मांगे होते हैं। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो जे को कहता है, हे जे कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसके बाद जो जे होता है वो भागता हुआ डैनियल के पास जाता है। लेकिन जब जे डैनियल के पास जा रहा होता है तो उसकी जेब से उसका पर्स गिर जाता है और ये पर्स जीहो देख लेता है। जीहो अपने मन में सोचता है जे सच में अनाड़ी है, भागते भागते उसने अपना पर्स ही गिरा दिया। डैनियल ने जे को अपनी मदद करने के लिए बुलाया और ये देख के जो जे था वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। लगता है जे डैनियल को काफी पसंद करता है। इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो जे को आवाज मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है, एक सेकंड जरा रुको, क्यों ना जे को थोड़ा परेशान किया जाए। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है जब जे कोई सामान खरीद रहा होगा तो उस समय उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उस वक्त वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं आके उसको उसका पर्स दूंगा और जे मुझसे खुश होके कहेगा कि तुम्हें क्या लेना है जीहो, तुम्हें जो भी खरीदना है वो तुम खरीद लो। और डैनियल कहेगा कि जे कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें और कुछ भी लेना है तो ले लो। लेकिन एक मिनट, जो डैनियल है वो जे की भाषा कैसे समझता है। खैर छोड़ो, लेकिन जब अभी जे पैसे देने के लिए जाएगा, जब वो कुछ खरीदेगा तो सबके सामने जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। तो इसके बाद जो जे होता है वो डैनियल के साथ कैंटीन में कुछ खरीदने के लिए जाता है। इसके बाद जो कैंटीन वाला बंदा होता है वो जे को कहता है, तुम्हारे $21 हो गए हैं पूरे। तो अब जो हमारा जे होता है वो अपनी जेब में हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, और ये देख के जो जीहो होता है वो अपना दिल थाम के बैठ जाता है, क्योंकि अब उसको देखना होता है कि जे के पास जब पैसे नहीं होंगे तो कितना मजा आएगा उसका चेहरा देखने में। लेकिन यार जो हमारा जे होता है ना, वो पेमेंट अपने मोबाइल से कर देता है, और जो हमारा जीहो होता है ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जीहो सोच रहा होता है इसने अपने मोबाइल से पेमेंट कर दी, ये सारी बेवकूफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो जीहो होता है वो आराम से वॉशरूम में बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है इसमें कुछ भी मजा नहीं आ रहा है, क्या मुझे उसका पर्स वापस कर देना चाहिए। और जब भी जीहो होता है वो ऐसे ही सोचते सोचते जे का पर्स भी चेक कर रहा होता है। वो देखता है, अरे ये क्या है, एक डॉग की पिक और ये है एक कॉफी कार्ड। लेकिन तभी अचानक से जीहो की नजर जिस चीज पे पड़ती है उस चीज को देख के जीहो हैरान हो जाता है। जीहो अपने मन में कहता है कि ये क्या है, ये
$10,000 का चेक। आखिर किस स्टूडेंट के पास इतने सारे पैसे होते हैं? सच में जे के पास सब कुछ है, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या मुझे ये पर्स उसको सीधा वापस कर देना चाहिए, या मुझे उसको ये कहना चाहिए तो सॉरी, मैं तुम्हें ये वापस करना भूल गया था? लेकिन एक सेकंड, मैं उसको सॉरी क्यों कहूंगा, बल्कि उसको मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मैं चुपचाप से जाके जे के पीछे से चुपचाप से उसकी जेब में इस पर्स को रख दूंगा और जे को पता भी नहीं चलेगा। तो इसके नेक्स्ट सीन में जो हमारा जीहो होता है वो जे का पीछा कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, जे की लेफ्ट वाली पॉकेट अभी पूरी तरह से खुली है, मैं इस पर्स को चुपचाप से उस पर रख देता हूँ। लेकिन तभी अचानक से जे के सामने 3 मधुमक्खियां आ जाती हैं जो जे को बस काटने ही वाली होती हैं। लेकिन यार जो हमारा जे होता है ना, वो इतनी फास्ट उन मधुमक्खियों पे हमला करता है। ये देख के जो हमारा जीहो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं ऐसे चुपके से इसकी जेब में ये पर्स नहीं रख सकता। तो यार जीहो का जो ये वाला मिशन होता है वो फेल हो जाता है। इसके बाद जीहो दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करता है। जीहो देखता है जो जे का बैग होता है वो क्लास में ही रखा होता है और इस वक्त क्लास में कोई भी नहीं होता, तो इसलिए जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, बहुत बढ़िया, मैं चुपचाप से इस पर्स को जे के बैग में रख दूंगा। इसके बाद जो जीहो होता है वो जे के बैग को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उससे खुल नहीं रहा होता। जीहो कह रहा होता है, ये साला खुलता कैसे है, आखिर ये खुलता कैसे है? और जो जीहो होता है वो आखिर में हार मान जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह का बैग है? तो इसके बाद जो हमारा जे होता है वो क्लास में आता है और अपने बैग पे अपना अंगूठा लगाता है और उसके फिंगरप्रिंट से वो बैग खुल जाता है। और ये देख के जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये किस तरह का बैग है, आखिर इस तरह का बैग कौन रखता है अपने पास? और यार जीहो बेवकूफ का ये वाला मिशन भी फेल हो जाता है। तो इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो तीसरी कोशिश करने की सोचता है जे का पर्स वापस करने के लिए। जीहो देखता है जो जे है वो अभी अपने घर जा रहा है और इसलिए जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बस सीधा जाके जे से माफी मांग लूंगा और उसको ये पर्स दे दूंगा। मैं कहूंगा कि जे तुमने ये पर्स गिरा दिया था और मैं तुम्हें इसे वापस करना भूल गया था। मैं जे के पास बिल्कुल ऐसे चल के जाऊंगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। तो यार जो जीहो होता है वो जे के पास जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो हमारा जे होता है वो अपनी बाइक उठाता है, बाइक में बैठता है और वहां से गोली की रफ्तार से निकल लेता है। और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इस बंदे के पास बाइक भी है? तो यार जो जे होता है क्योंकि वो यहाँ से चला जाता है, अभी हमारा जीहो अकेला पैदल पैदल घर जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि मैं जे से ज्यादा बात भी नहीं करता तो इसलिए मेरे पास उसका मोबाइल नंबर भी नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो $10,000। ऑफ कोर्स मैं कल दोबारा से स्कूल जाऊंगा और जब मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं उसकी बेंच में जाके उसको ये पैसे और उसका पर्स दे दूंगा। लेकिन तभी जीहो के पीछे से कुछ बंदे आते हैं और ये बंदे वही होते हैं जो जीहो से हमेशा पैसे उधार मांगते रहते हैं जुआ खेलने के लिए। इसके बाद इनमें से एक बंदा जीहो को कहता है, ओए ढक्कन, घर जा रहा है क्या? ला मुझे कुछ पैसे दे, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। जीहो इसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, अरे नहीं यार, दोबारा से ये अब तक जुआ खेल रहा है। जुए खेलने वाले लोग सच में बहुत ही बेकार इंसान होते हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे पैसे हैं वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको पैसे दे देता हूँ। तो इसके बाद जो जीहो होता है वो अपने नए बैग से पैसे निकाल के इस बंदे को दे ही रहा होता है, लेकिन तभी ये बंदा देखता है जो जीहो का बैग होता है वो एक लिमिटेड एडिशन का बैग है और वो उसको कहता है, ओ वाह ढक्कन, तेरे पास इतना बढ़िया लिमिटेड एडिशन का बैग है, चला हम दोनों आपस में अपने अपने बैग बदल लेते हैं। इसके बाद जो जीहो होता है वो अजीब सा चेहरा बना के कहता है, क्या? इसके बाद ये बंदा कहता है, क्या तू बैग नहीं बदलेगा? क्या दो दोस्त आपस में अपने बैग भी नहीं बदल सकते? और यार ये जो बंदा होता है वो जीहो का बैग लेके यहाँ से चला जाता है और इस बंदे के साथ वाले बंदे इसको कह रहे होते हैं, तुम्हें उसको वो बैग देने की भी कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें उससे सीधा ये बैग ले लेना चाहिए था बस। तो ये बंदा अपने दोस्तों को कहता है, खैर जो भी हो, मेरा बैग वैसे भी खाली था। और यार अभी जो हमारा जीहो होता है ना, दोबारा से उसकी फटके 4 हो चुकी होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, उसने मुझसे मेरा बैग ले लिया, लेकिन उस बैग के अंदर जे का वॉलेट था। अब मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए?
तो यार ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।